हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का है। थर्ड चैप्टर है क्लास। हमने जो है पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सभी की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर के हमारे जो पहले की क्लासेज हैं डली हुई उनको आप चेक कर लेना, ताकि आपको आगे वाली चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। पहले की चीज़ें आप क्लियर करते चलोगे ना साथ साथ, तभी आगे की चीज़ें हम आपको कोई भी चैप्टर हो कोई भी पॉइंट हो समझ में आएगा। और ये सारी आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाती हैं टेलीग्राम पे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना, ताकि आपको सारी पीडीएफ मिल जाए। हर चैप्टर की पीडीएफ वहाँ पर डली हुई है और सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी डेली बाई। तो जो भी बच्चे नए आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। कमेंट करके बताना लास्ट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम करते हैं थर्ड चैप्टर है हमारा अफवाह। कल हमने पहला चैप्टर हमने पढ़ा था ज्योग्राफी का, भारत की स्थिति, और दूसरा चैप्टर था भौगोलिक स्थिति। तीसरा चैप्टर है हमारा अफवाह तंत्र। अफवाह का मतलब ही समझ लेना आप, अफवाह कहीं पर भी हो, नदियों के बारे में बात होगी। नदी तंत्र, किसी भी क्षेत्र में जो नदी तंत्र है, नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम क्षेत्र कहाँ पर जाकर के वो किस सागर में किस खाड़ी में गिरती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हेडलाइन मैंने बनाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम ज़्यादा ना हो तो हेडलाइन मोटे तौर पर आप पढ़ लेना, अपने साथ साथ अपने खुद के भी नोट्स बना लेना, ताकि जो है रिविज़न करने में आपको आसानी हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। जो भौतिक मानचित्र कल वाले चैप्टर में था ना हमने, वो भौतिक मानचित्र था। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं, इसमें भी जो है मैप दिया हुआ है, वो मैप आप देख लेना। उसमें सारी जो है झील हो गई, नदियाँ हो गई, सभी नदियों के नाम लिखे हुए हैं, झील है उनके जो है इस तरह से मैप में सारी दर्शाई हुई है कि कौन सी कहाँ जा कर के और किस नदी में मिलती है, कौन सी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। तो इस मैप में भी देख लेंगे हम। सभी दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के एक साथ मिलती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका निकासी किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या फिर महासागर में होता है। यानी कि ये कहाँ पर जाती हैं, किसी भी महासागर में मिल जाती हैं, लास्ट में किसी भी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, किसी झील में गिर जाती हैं। इस तरह से एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र, जैसे कि ये चित्र दिया गया है, ये मेन नदी है और ये देखिए साइड से छोटी छोटी धाराएं, छोटी नदी, कोई भी नदी आ गई इसमें मिल गई, फिर ये इसमें मिल गई। इस तरह से ये जो छोटी छोटी धाराएं हुई हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अफवाह द्रोणी। मानचित्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोई भी क्या है, ऊंचा क्षेत्र, यानी कि अगर इस तरह से नदी बहती हुई आ रही है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र है, जैसे पर्वत, ऊंचे पहाड़ या फिर ऊंची भूमि, दो जो है पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, तो इस प्रकार की भूमि को उच्च भूमि या फिर जल विभाजक कहा जाता है। जैसे कि इसमें फोटो में दिया गया है जल विभाजक का। ये देखिए ऊंचा, यहाँ पर पर्वत, जैसे कि कोई पर्वत लगा लो या फिर ऊपर उठा हुआ कोई टीला लगा लो, इस तरह से ऊपर उठा हुआ भाग है जिसने इसको और इसको आपस में मिलने से रोक दिया। यानी कि ये जो जल सरिताएं हैं ये इस तरह से अलग बहने लगी और ये जल सरिताएं अलग से बहने लगी, और ये जो बीच का उठा हुआ भाग है इसने दोनों को अलग कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जल विभाजक या फिर ऊंचा उठा भाग कहते हैं। भारत की जो है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी क्या है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको याद रख लेना। सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है अमेजन नदी की। आगे देखिए, भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में हम बांटते हैं। एक तो हिमालय की नदियाँ जो कि सदाबहार यानी कि सदा बहने वाली होती हैं, और एक प्रायद्वीपीय यानी कि मौसमी नदियाँ जिनको हम बोलते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पहाड़ों यानी कि पर्वतों से पिघलने वाली बर्फ होती है, उसके द्वारा भी जल प्राप्त होता है। बारिश का पानी भी इनमें होता है, और फिर जो बर्फ़ पिघलती है मौसम चेंज होने पर वो पानी भी इन नदियों में होता है, इसलिए इनको 12मासी नदियाँ बोलते हैं।
हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं सिंधु और एक है ब्रह्मपुत्र, यानी कि दो मुख्य नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का भी निर्माण किया है। देखिए यहाँ पर एक गार्ज की फोटो भी दी गई है। इस तरह से पर्वतों को काट करके बीच से गार्ज का निर्माण किया है इन्होंने, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ने। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं, यानी कि तेज गति से ऊपर से बहती हुई आती हैं, इसलिए जो है काफ़ी अपरदन करती हैं। और इस पर अपरदन में क्या करती हैं, ये काफ़ी स्थलाकृतियाँ भी बनाती हैं। ये देखिए, ये है ऊपरी भाग, यहाँ पर बहती हुई आती है नदी, ये मध्य भाग दिया है। और ये फिर जो नीचे आती है ना समतल जगह पर, यहाँ पर एक गोखुर झील का निर्माण किया, यानी कि जो पानी एकदम तेज गति से बहता हुआ इस तरह से मोड़ पर आता है तो क्या होता है, इसका थोड़ा थोड़ा पानी इस तरफ जाता हुआ चला जाता है। जब तेज गति से आता है तो यहाँ पर स्थलाकृति बन जाती है, फिर कम होता है तो ये यहाँ से बहती हुई आती है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता रहता है। इससे क्या है, हमारी गौ माता है उसके पैर के जैसा निशान, इसलिए इसको गोखुर झील बोलते हैं। और ये निचला भाग है और यहाँ पर आकर के ये डेल्टा का निर्माण करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन भी करती हैं। मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील या फिर अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं, पूर्ण रूप से डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, मौसमी, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घट करके छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है पानी की वजह से और छिछली होती है, यानी कि जो है चौड़ाई भी कम हो जाती है इनकी। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो नदियां पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। बड़ी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, इसके अंदर इसमें आकर के मिल जाती हैं और किसी नदी या फिर उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र हमने शायद नीचे छोड़ दिया हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियाँ देखिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, एक सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जो मैप में भी दी हुई है, मैं बाद में दिखा दूंगी। ये नदियाँ लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर के इनमें मिलती हैं और किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। यानी कि एक मेन नदी यहाँ हिमालय से निकल के बहती हुई चलती है, बाद में छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं, कोई तिब्बत से आती है, कोई इधर से आती है। ये इस एरिया को क्या कहते हैं हम, नदी तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये उद्गम क्षेत्र यानी कि जहाँ से ये निकलती है कहाँ पर है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी, लद्दाख से। और इस भाग में ये बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिर्फ इतना ही देख लो एक बार, फिर मैप देख लेते हैं बीच में। ये रहा मैप, ये रही हमारी सिंधु नदी और ये रहा तिब्बत। यहाँ पर ये मानसरोवर झील यहाँ से ये निकलती है और फिर क्या होती है, यहाँ लद्दाख से, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, लद्दाख से, और पश्चिम की तरफ बहती हुई यहाँ पर इस तरफ से चलती है। यहाँ पर इसमें कई जो है नदियाँ हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, ये आगे हम पढ़ेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, ये फ़ोटो देख लो आप, जो कि यहाँ से बहती हुई ये कहाँ जा रही है, देखो अरब सागर में गिरती है। और ये जो है आप देख लेना, ये चित्र में सारी चीज़ें आपको आसानी से जो है समझ में आएंगी सारी चीज़ें। ये देखो आगे इसमें क्या दिया है, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ये देखिए यहाँ से बलूचिस्तान से इस तरह से बाहर निकलती है और फिर क्या होता है, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब जो कि हमने देखा था, झेलम आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं, सिंधु नदी में यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है।
सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी को 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि ज़्यादातर क्या है, पाकिस्तान में। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु जल समझौता, ये भी याद रख लेना आप। सिंधु जल समझौता क्या है, इसके संधि के क्या है, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल प्रयोग कर सकता है। और इस जल का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ये 20% पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भारत में सिंचाई के लिए करते हैं। सिंधु के बाद आती है हमारी गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी की मुख्य धारा है भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है और तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। अब आप देखिए गंगा नदी, गंगा की मुख्य धारा क्या है, भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर के मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पर, हरिद्वार में। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं। ये देखिए आप मैप में ही, ये रही हमारी गंगा नदी, यहाँ से निकल के बहती हुई ये जा रही है। और ये घाघरा नदी हो गई और ये यमुना नदी हो गई जो कि गंगा में मिल गई। ये सोन हो गई, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ क्या हैं, इसकी सहायक नदियाँ, ये सारी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिल जाती हैं। ये देखिए यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी क्या है, हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर यानी कि उसके साथ साथ बहती हुई चलती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी उसके समानांतर बहती हुई चलती है और फिर यहाँ पर क्या है, इलाहाबाद में आकर के इसमें मिल जाती है गंगा में। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। नेपाल हिमालय से निकलती हैं और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। कहाँ से निकलती हैं, अब आप मैप में ही देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये हमारा नेपाल है, यहाँ से निकलती हैं घाघरा और ये क्या है, गंडक, कोसी, तीनों नदियाँ। और ये यमुना है हमारी हिमनोत्री के और ये गंगा के क्या है, पश्चिम में जो है इसके साथ साथ बहती हुई जाती है और यहाँ पर इलाहाबाद के पास इसमें मिल जाती है गंगा में। पूरा मैप आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अलग से देख लेना साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे क्या है, ये जो है नदियाँ हैं इनसे जान माल का नुकसान होता है क्योंकि बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। और देखिए इससे जो मिट्टी को उपजाऊ, यानी कि जब ये नदियाँ आती हैं, ये नदियाँ उपजाऊपन प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि इसको बना देती हैं, अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, उपजाऊ मिट्टी। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। और देखिए बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है और यहाँ पर नदी दो भागों में बट जाती है। एक तो भागीरथी हुगली जो कि इसकी एक वितरिका है और एक मेन खुद गंगा नदी दक्षिण की तरफ बहती है वितरिका, तथा डेल्टा के मैदानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और मुख्य धारा है गंगा की, वो क्या है, दक्षिण की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिलती है और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाते हैं। दोनों आपस में मिलकर के समुद्र में विलीन हो जाते हैं और इनको क्या कहते हैं, विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानते हैं। जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और समुद्र में मिलने वाली होती हैं उसमें इसको क्या कहते हैं, मेघना के नाम से ये जानी जाती हैं। मेघना के नाम से कौन सी नदियाँ जानी जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। एक बार आप मैप में फिर से देख लो। ये देखिए गंगा नदी यहाँ पर आती हुई एक धारा तो यहाँ से इसकी निकल गई, ये देखो एक बार इसकी गंगा नदी की धारा, ये यहाँ से एक धारा यहाँ से निकल गई, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में मिल गई और दूसरी धारा इससे थोड़ी अलग होकर के ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती हुई जब यहाँ पर आपस में मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर
ये दोनों एक साथ मिलकर के इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इन्हीं दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और ये दोनों आपस में मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे क्या दिया है? ये हेडलाइन, सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है और सुंदरवन डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है और चित्र 3.4 में आप देखिए कि आप गंगा की नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा था। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है, यानी कि इसके ढाल में गिरावट कम है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में सिर्फ 1 मीटर गिरावट है। इसलिए इन नदियों में अनेक जो है बड़े बड़े विसर्प पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अगला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इनकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बारवा शिखर, कहाँ से जो है नामचा बारवा शिखर, यहाँ पर 7757 मीटर के पास पहुँच करके ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान जैसा मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इसको दिहांग के नाम से जानते हैं तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इनको मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। और ये भी मेन नदी है, इसको भी एक बार देख लो। ये देखिए, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र ही जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं तिब्बत में? सांगपो नदी। ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अंदर प्रवेश करती है भारत में। यहाँ पर यू आकृति बनाती है और डेल्टा का निर्माण करती हुई यहाँ भारत में प्रवेश करती है। दिहांग, लोहित ये सारी मिलकर के एक नदी का निर्माण करती हैं और ये यहाँ से होती हुई बांग्लादेश में फिर यहाँ पर गंगा में प्रवेश करती हैं, गंगा में मिल जाती हैं और फिर यहाँ पर हमारी इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि देखिए इसके समानांतर बहती हैं और यहाँ पर कहाँ से? नामचा बरवा शिखर, ये याद रख लेना। यहाँ इसके पास आकर के ये यू अक्षर की आकृति बनाती हैं और फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसके गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती हैं। दिहांग, दिबांग, लोहित, इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियाँ मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं इसको? जमुना। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है और अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है और भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है। यहाँ पर नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। जो है ब्रह्मपुत्र क्या है? द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। वर्षा ज़्यादा होने की वजह से किनारों के ऊपर से बहती है और इसी वजह से यहाँ पर बाढ़ भी आती है। यानी कि इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में और निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तित कर लेती है। यानी कि ये जो सिल्ट बहाकर लाती है उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से किनारों के बाहर जो है पानी जाने लगता है, इसी वजह से ये धारा चेंज कर लेती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये थी हमारी हिमालय की नदियाँ और अब हमारी प्रायद्वीपीय मैदानी नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं? भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो कि पश्चिमी तट के निकट है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा, तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और जवारनद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। पहली कौन सी है? नर्मदा द्रोणी, जो कि आकार में सारी द्रोणियां छोटी होती हैं।
सबसे पहला है हमारा नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। उद्गम यानी कि जहाँ से ये निकलती है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है और समुद्र तक पहुँचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गाद से बहती है और यहाँ यह नदी त्रिउ ढाल से जो है गिरती है, वहाँ पर धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत ही छोटी होती हैं और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना का प्रारंभ किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, तो इसको याद रख लेना। तापी जो है द्रोणी, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम है और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच की तटीय मैदान बहुत ही अधिक संकीर्ण यानी कि पतले होते हैं, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई कम होती है और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपूजा एवं पेरियार हैं। और उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं, यानी कि कहाँ किस साइड में बहती हैं? ये पश्चिम की ओर बहती हैं। साबरमती है, माही है, भारतपूजा और पेरियार नदियाँ। गोदावरी द्रोणी है अगली। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदी है वो सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले के पश्चिमी घाट ढाल से। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर और ये बहकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका 50% भाग है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां भी मिलती हैं, जैसे कि पूर्णा, वृधा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा व पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण इनको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला है महानदी। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में, जहाँ पर ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी की लंबाई है 860 किलोमीटर और इसका अपवाह द्रोणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड व उड़ीसा में बहती है ये नदी। अगला है कृष्णा द्रोणी, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल करके कृष्णा लगभग के 1400 किलोमीटर बहकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रथा एवं मूसी व भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं और उनकी द्रोणी है महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में इनकी द्रोणी फैली हुई है। कावेरी द्रोणी है। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। वह तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सारी की सारी ये कहाँ पर मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। इनकी लंबाई 760 किलोमीटर है कावेरी की और इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती व काबिनी। इनकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में विस्तृत है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी बनाती है और इसको हम शिव सुंदरम के नाम से भी जानते हैं। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो कि पूर्व में बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी और वैतरणी तथा सुवर्णा रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन्हें जो है अपने एटलस में देखिए हम, जहाँ अगर इसमें मैप दिया गया है इसमें तो ये नहीं होंगी, लेकिन एटलस आपके पास होगा तो उसमें ज़रूर मिलेंगी सारी। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी व सुवर्णा। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन जो है 97% जल लवणीय है और केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी यानी कि बर्फ के रूप में है। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर क्या हो, झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतनी ही आकर्षित करते जितना वे आज करते हैं? क्या आपको कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को जो है आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। ये हम झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ पर जल जमा होता है उसको हम झील कहा करते हैं। जहाँ पर पृथ्वी की सतह, जहाँ पर गर्त वाले भाग हों, उनके अंदर जो गर्त का मतलब होता है जो थोड़े से गहरे होते हैं,
वहाँ पर जो नदियाँ बहा कर के लाती हैं या फिर बारिश की वजह से इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर जल जमा हो जाता है, उसको हम झील बोल देते हैं। कुछ झीलें बड़े आकार की होती हैं। बड़े आकार वाली झीलों को हम समुद्र कहते हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर बोलते हैं हम, ये झील है। मृत सागर बोल देते हैं, ये भी झील है। और अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न है, यानी कि किसी का पानी खरा रहा है, किसी का मीठा पानी है, किसी का जो आकार बड़ा है, कोई आकार छोटा है। लक्षण सभी के अलग अलग हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ पर कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी व बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। इस तरह से बहती हुई नदी विसर्प नदी। और जो ये नदियाँ क्या होती हैं, अगर पानी कम हो जाता है, जब इन नदियों की ये लगातार ऐसे बहती हुई चलती हैं, ऐसे सर्पाकार, इसको बोलते हैं हम विसर्प नदी। और ये जब पानी कम हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई और फिर ऊपर उठना बंद हो गया, तो यहाँ से कट हो गई, तो ये क्या हो गई, गोखुर झील बन गई। फिर इस तरह से लगातार बहती हुई ये झीलों का निर्माण हो जाता है, तो इनको हम गोखुर झील बोलते हैं। स्प्लिट और बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जिसको हम चिल्का झील, पुलकित झील और कोलेरू झील बोलते हैं। अंतर्देशीय भागों में क्या करते हैं, ये रही हमारी झीलों के बारे में। कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध डल झील क्या है, नाव वाले घरों शिकारा से तो आप परिचित होंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। डल झील, वहाँ पर नौकायन तैराकी जो है, इसके जैसे आनंदीय खेल खेले जाते हैं। ये झीलें जो होती हैं विसर्पाकार या फिर जो है हमारी, ये देखिए लोकताक झील का चित्र भी दिया है, कोलेरू झील, पुलकित झील और चिल्का झील। और अंतर्देशीय भागों में क्या होता है, ये झीलें काफ़ी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, ये मौसमी झील है, जो एक लवणीय झील वाली है, लवण वाली झील है, और इस जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है। सांभर झील। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है, यानी कि बर्फ़ के पिघलने से। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या फिर द्रोणी गहरी बनाई गई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या फिर किसी क्षेत्र में शिलाओं और मिट्टी के हिमानी मार्ग बंध गए। इनके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, वुलर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं और एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय एक बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखी के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया गया है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं और जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है और नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा नदियों का जल किस प्रकार से उपयोगी है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए जल जो है अनिवार्य है। ये कारण है कि नदियों के तट पर प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है और ये गांव के अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची बनाएं जो कि नदी के किनारे हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ पर सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। आगे है नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक व कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है और इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घट रहा है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरा नदी में मिलते रहते हैं और ये केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण को क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों की
गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य और योजनाएं लागू की गई हैं, कई योजनाएं लागू की गई है। नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये सभी हमें पता है पहले से ही। और स्वच्छ जल का मानव जीवन और इस पर विचार करें कि क्या प्रभाव पड़ता है, स्वच्छ जल कितना उपयोगी होता है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश के नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है और इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना का उद्देश्य है कि जल के प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। ये था हमारा नदियों का चैप्टर। एक बार आप मैप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी डिटेल में, क्योंकि सभी को पता है कि मैप के बिना ज्योग्राफी ना के बराबर आपको समझ में आएगी। मैप में हर चीज़ दी गई है, झील कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर मिल जाती हैं, ये देखिए सारी झील, नर्मदा, तापी, गोदावरी, सारी यहाँ पर कोलेरू झील, ये सारी झील आपको इसमें मैप में दी गई हैं। सारी नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और सिंधु, सारी नदियों के बारे में भी दिखाया गया है। तो आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार ज़रूर नज़र डाल लेना, ताकि वीडियो आपको अच्छे से पूरी समझ में आ जाए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय।